बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर न्यू कंसेप्ट के साथ चलेंगे। कास्ट के न्यू कंसेप्ट के साथ लेके चलेंगे। इस कंसेप्ट के अंदर कास्ट के कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के कंसेप्ट को, प्राइम कास्ट के कंसेप्ट को, कन्वर्जन कास्ट के कंसेप्ट को एंड इनकम स्टेटमेंट के कंसेप्ट को और ग्रॉस प्रॉफिट के कंसेप्ट को हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट क्या होती है, इसको देखते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो कास्ट के रिलेटेड बनाई जाती है, जो कंपनीज डिफाइन करती हैं कि हमारी प्रोडक्ट बनाने के अंदर कितनी हमारी कास्ट यूज हुई है, कितनी हमारी लेबर इस्तेमाल हुई है, कितनी हमारी फैक्ट्री इस्तेमाल का खर्चे हुए हैं, कितने हमने मटेरियल का इस्तेमाल किया था। इन सब के कम्बिनेशन के बाद हमने जो फाइनल गुड मैन्युफैक्चर्ड की है, तो वो फाइनल गुड हमें कितने के अंदर पड़ी है। इस चीज को स्टेटमेंट के अंदर शो करने का नाम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट के अगर 5 हिस्सों के में डिवाइड किया गया है स्टेटमेंट को। पहला हिस्सा स्टेटमेंट कहा जाता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल कास्ट। स्टेटमेंट के पहले हिस्से के अंदर हम कैलकुलेट करना सीखते हैं कि हमारी डायरेक्ट मटेरियल कितना है। ठीक है, हमने इसकी कोई चीज मैन्युफैक्चर्ड करने के अंदर, कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के अंदर हमने मटेरियल का यूटिलाइजेशन कितनी की है, कितना मटेरियल को यूज किया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज हमारी आ जाती है डायरेक्ट लेबर, कि हमने जो मटेरियल इस्तेमाल की है उसके ऊपर लेबर कितनी लगाई है। तीसरी हमारा आ जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। लाइट एंड हमारे जैसे लाइट के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, जो फैक्ट्री के अंदर के अंदरूनी खर्चे होते हैं उनको एफओएच एक्सपेंसेस कहा जाता है। और चौथा ऐसा हमारा आ जाता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का, कि नेट वर्क इन प्रोसेस। नेट वर्क इन प्रोसेस यहाँ मैंने इसलिए लिखा है कि हमने डिफरेंस होता है वर्क इन प्रोसेस का डिफरेंस हमने कैलकुलेट करके सीजीएस को देना होता है। हमें सीजीएस के अंदर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री गिवन होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, एंडिंग क्या होती है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और पांचवें हिस्सा इसका सीजीएस का होता है, वो हमारा होता है नेट फिनिशिंग गुड्स। के फिनिशिंग गुड्स का हमने कितनी अमाउंट की कैलकुलेट, कितनी अमाउंट की प्रोड्यूस कर ली है, कितने अमाउंट की हमने मटेरियल को कन्वर्ट कर लिया, फिनिशिंग गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब बात करते हैं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है। ओपनिंग और क्लोजिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यकम मई 2000 की एग्जांपल लेते हैं, 2000 की। ठीक है, और 2001 की एग्जांपल लेते हैं। अब 2000 को जब हमारी कंपनी शुरू हुई थी, हमने परचेजेस की थी मटेरियल की 15,000 की। इस 15,000 में से हमारी मटेरियल यूज हो गया है। एग्जांपल लेते हैं, हमने 12,000 मटेरियल के ऊपर काम शुरू कर लिया है। अब ये 3,000 का जो मटेरियल रिमेनिंग रह गया है, इसको हमने फेंकना तो है नहीं है। इस 3,000 को हम यूज करेंगे कौन सी ईयर के अंदर, हम 2001 के अंदर। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट को जब क्लोज करेंगे, तो ये 3,000 को जब हम रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग अपनी बुक्स को क्लोज करते हुए, कि ये क्लोजिंग मटेरियल है, कि एंड पे हमारे पास बच के, और यही क्लोजिंग हमारा जो मटेरियल होगा, इसको हमने नेक्स्ट ईयर 2001 के अंदर ट्रांसफर कर देना है। और इसको लेके नई परचेजेस करके हमने आगे अपना वर्क शुरू करना है। इस चीज का ओपनिंग और क्लोजिंग का ये डिफरेंस होता है। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस भी होता है और इसी तरह फिनिशिंग गुड्स भी होती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कास्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये स्टेटमेंट के पूरे फॉर्मेट को देखते हैं कि सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट की हेडिंग देते हैं एंड जिस मंथ के लिए या जिस ईयर के लिए बना रहे हैं उसका हेडिंग देते हैं। ये हेडर स्टेटमेंट का हेडर पोर्शन आ जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसके अलग मार्क्स होते हैं, इसके हेडर्स के अलग मार्क्स होते हैं। अच्छा जी, जो पहली चीज है हमारी स्टेटमेंट के अंदर आती है, वो डायरेक्ट मटेरियल कास्ट की कैलकुलेशन आती है। डायरेक्ट मटेरियल कास्ट की कैलकुलेशन के लिए हमें ओपनिंग वर्क इन ओपनिंग मटेरियल की जरूरत होती है, कि ओपनिंग हमारे पास पिछले महीने का या पिछले ईयर का, पिछले पीरियड का हमारे पास कितना मटेरियल बचा हुआ है। एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास पिछले महीने का या पिछले पीरियड का 10,000 का मटेरियल बचा हुआ है।
हमने 5,000 का और मटेरियल इस साल इस पीरियड के अंदर हमने परचेज किए ताकि हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकें। इस परचेजेस के दौरान हमारे परचेजिंग के ऊपर एक्सपेंसेस हुए हैं, जिनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से इधर शो करेंगे। जैसे वेजेस हो सकती हैं, हमारे ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज हो सकती हैं, हमारे इसी तरह फ्रेट इनवर्ड हो सकता है, कैरेज इनवर्ड हो सकता है। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम परचेजेस के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास कास्ट अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगी। कास्ट अवेलेबल फॉर यूज से मतलब ये है कि ये वाली कास्ट जिसके ऊपर हमने काम शुरू करना है, इसमें पहली चीज जो हमारे पास पिछला मटेरियल पिछले महीने का या पिछले पीरियड का बचा हुआ है, इसमें हमें हमने नई परचेजेस की हैं या उस परचेजेस के साथ हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनको टोटल किया हमने। और इससे ये पता चलता है कास्ट हमारे पास कितने मटेरियल की कास्ट कितनी पड़ी हुई है जो हमने इस्तेमाल करनी है। उसमें से इधर इधर से हमने लेस करेंगे, उसकी कॉस्ट में से हम लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक हमने इधर जैसे कॉस्ट अवेलेबल फॉर यूज हमारे पास 10,500 पड़ी हुई है। इसमें से 10,500 में से हमने 5,000 पे ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर हमने काम शुरू ही नहीं किया। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक किसके है? मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है। तो अवेलेबल कास्ट अवेलेबल फॉर यूज में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कास्ट या डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा। अब 10,500 में से जैसे ही हमने 5,000 को डिडक्ट किया तो हमारे पास 5500 ऐसी अमाउंट आ गई जो हमने इस पीरियड के अंदर मटेरियल को जिसके इस अमाउंट का हमने मटेरियल यूज किया है। इसके बाद इस मटेरियल के ऊपर हमने डायरेक्ट लेबर लगाई, फैक्ट्रियों के कुछ अखराजात लगाए तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई है। हमने एग्जाम्पल ऐसे डायरेक्ट लेबर और 1,000 की लगाई और फैक्ट्री ओवरहेड 1,500 की लगाई है। तो टोटल जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कॉस्ट है वो आ गई है 8,000 पे। ठीक है। अब स्टेटमेंट के यहाँ तक हमारे 3 हिस्से कंप्लीट हो रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर और एफओआई, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था। इसके बाद दो आ जाते हैं, दो लास्ट पोर्शन आ जाते हैं, एक वर्क इन प्रोसेस का और दूसरा फिनिशिंग गुड्स का। वर्क इन प्रोसेस और फिनिशिंग गुड्स दोनों की हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन होती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री की जब बात करते हैं, हमारा वर्क इन प्रोसेस में पहले बेसिकली वर्क इन प्रोसेस को समझ लेते हैं। होता क्या है कि ऐसा मटेरियल जो पिछले पीरियड के अंदर जिसकी कुछ हिस्सा तो कन्वर्ट हो चुका था फिनिशिंग गुड्स के अंदर, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे फिनिशिंग गुड्स की अंदर कंप्लीट नहीं हुई थी। एग्जांपल लेते हैं, हम कोई पेन तैयार कर रहे हैं। पेन के तैयार करने के लिए हमारे को प्लास्टिक की जरूरत है, इंक की जरूरत है। ठीक है। इसी तरह हमें आगे ब्रश की जरूरत है। ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, हमने ब्रश और इंक को इंजेक्ट तो कर लिया है। ठीक है। ट्यूब के अंदर इंक भी इंजेक्ट कर लिया है हमने, ब्रश भी इंक लगा लिया ट्यूब के साथ, हमने कवर भी होल भी बना लिया, लेकिन इसको कंप्लीट एक शक्ल नहीं दी। मीन्स कि ये आधा काम क्या हो गया है, वर्किंग के अंदर मुकम्मल नहीं हुआ हुआ। ठीक है। इस तरह के काम को हम वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं कि हमारे पास पिछले महीने में क्या कितना अमाउंट पड़ी है, 6,000 की वर्क इन प्रोसेस पड़ा हुआ है कि पिछले मंथ में या पिछले पीरियड में ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर काम हमने किया है या आधा काम किया आधा नहीं किया, वो हमारे पास 6,000 की लागत का पड़ा हुआ है। ठीक है। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और वो जो पिछला वर्क इन प्रोसेस उन दोनों को ऐड करेंगे तो 14,000 हमारे पास वो कास्ट आ गई है जिसके ऊपर हमने इस महीने के अंदर या इस पीरियड के अंदर काम शुरू किया है। 6,000 की वो कास्ट है जिसके अंदर जिसको हमने फिनिशिंग गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया है, जो कि पहले हाफ कन्वर्ट हुई हुई थी और उसको फिनिश फाइनल हमने शेप दी है। और उसके बाद हम जैसे ही इन दोनों को 8,000 और 6,000 को ऐड करेंगे तो 14,000 ये हमारे पास आ जाएगी कास्ट चार्ज टू प्रोडक्शन। ठीक है। कास्ट चार्ज टू प्रोडक्शन। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद क्लोजिंग, जाहिर सी बात है 14,000 में से इस साल भी पूरी की पूरी हमने कन्वर्ट तो की नहीं होंगी, कुछ तो मुकम्मल फिनिशिंग गुड्स के अंदर हमने ट्रांसफर कर ली होंगी और कुछ ऐसी होंगी जिनके ऊपर हमने हाफ काम शुरू किया हुआ था, हाफ काम कंप्लीट हो चुका होगा और हाफ नहीं हुआ होगा। जो जिनके ऊपर हाफ कंप्लीट हुआ है और मुकम्मल नहीं हुई, उनको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बोल देंगे। उसके नाम से हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वर्क इन प्रोसेस का। एग्जांपल लेते हैं, 14,000 में से 4,000 का क्लोजिंग ऐसा सामान है जो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, मींस के जिसको फिनिशिंग गुड्स की शक्ल नहीं दी, हाफ कंप्लीट है और हाफ कंप्लीट नहीं है।
तो अब टोटल जो हमने मैन्युफैक्चर्ड की हैं चीजें वो कितनी की हैं, 10,000 की। ठीक है, उसमें ऐड कर लेंगे फिनिशिंग गुड्स की पुरानी इन्वेंट्री जो पिछले साल हमने पिछली पीरियड में बना तो ली थी लेकिन अभी तक सेल नहीं हुई थी। ठीक है, अभी तक सेल नहीं हुई, उनको भी साथ में ऐड कर लेंगे। 10,000 को और 4500 को दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 14,500 आ गया। ये हमारे पास वो गुड्स हैं जिनको हमने सेल करना है, जो हमारे पास मटेरियल के हिसाब से भी फैक्ट्री के हिसाब से भी हर लिहाज से कंप्लीट है। ठीक है, जो फाइनली सेल होने के लिए हमारे पास तैयार हैं वो हैं 14,500 की। उसमें से हमने लेस कर देनी है वो जो अभी तक बिकी नहीं है। 3500 की बिकी नहीं है। ठीक है, 14,000 में से 3500 की माइनस 3500 की गुड्स को माइनस कर लो जो बिकी नहीं है, तो 11,000 की वो अमाउंट आ गई जो इस पीरियड के अंदर हमने फाइनल गुड्स को सेल कर ली है। ठीक है, तो इस तरह स्टेटमेंट आपकी बनती है। यहाँ पे जिस जगह भी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री आती है उसको आपने स्टेटमेंट के अंदर इन कर देना है, प्लस कर देना है, और जहां पे भी क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है उसको हमने माइनस कर देना है। अब एक बार दोबारा देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि ओपनिंग मटेरियल हमारे पास 10,000 पड़ा हुआ था, 10,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, हमने 5,000 की परचेजेस की और 500 की डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए, तो हमारे पास 10,500 की कास्ट हमारे पास आ गई, जिसको इस्तेमाल करना था, कास्ट अवेलेबल फॉर यूज आ गई थी। इसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल को माइनस किया 5,000 का, तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कास्ट 5500 की आ गई। इसी तरह 1,000 की हमारे पास डायरेक्ट लेबर, 1500 का एफओएच पड़ा हुआ था। इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास तीसरी चीज आ गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। इसमें हमने ओपनिंग वर्क एंड प्रोसेस को ऐड किया, तो 6,000 ऐड किया तो 14,000 हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन आ गई। इस 14,000 में से लेस किए 4,000, तो हमारे पास 10,000 की कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गई। इसमें ऐड किया हमने फिनिशिंग गुड्स को ऐड किया 4500 की, तो हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल 14,500 की आ गई। इसी तरह लेस किया जो हमारे पास सेल नहीं हुई फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस किया, तो 11,000 की हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है। उसके बाद इसके साथ मेजर कंसेप्ट यूज होते हैं प्राइम कास्ट का। अब प्राइम कास्ट क्या होती है, प्राइम कास्ट कम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स होती है। टू फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास प्राइम कास्ट की एक नई शक्ल आ जाती है। प्राइम कास्ट क्या होती है, किन दो फैक्टर्स को कंबाइन करना पड़ता है, हमने एक मटेरियल को कंबाइन करना पड़ता है और दूसरे लेबर को कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इस स्टेटमेंट के अंदर 5500 की हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ था और डायरेक्ट लेबर 1,000 का पड़ा हुआ था। अब इस क्वेश्चन का ये इस कंपनी का जो प्राइम कास्ट है वो क्या है जी, 6500 है। ठीक है, प्राइम कास्ट बेसिक कास्ट को कहा जाता है जिसके अंदर मटेरियल लेबर की कास्ट को मेजर किया जाता है, दोनों की कास्ट को जमा करके बताया जाता है कि ये बेसिक कास्ट हमारी गुड्स के ऊपर आई है। फिर कन्वर्जन कास्ट आती है। कन्वर्जन कास्ट हमारी मटेरियल को कन्वर्ट करने के दौरान जो कास्ट चार्ज की जाती है उसको कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। कन्वर्जन कास्ट भी बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, एक डायरेक्ट लेबर का और दूसरा फैक्ट्री ओवर हेड का, फैक्ट्री ओवर हेड एक्सपेंसेस का। डायरेक्ट लेबर एग्जाम इसी क्वेश्चन की डायरेक्ट लेबर को देखते हैं, 1500 हमारे पास डायरेक्ट लेबर थी और फैक्ट्री ओवर हेड हमारे पास 1,000 का था, तो कन्वर्जन कास्ट इस क्वेश्चन की हमारे पास कितनी आ गई, 2500 आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ एक और चीज हमारी यूज होती है कि ये स्टेटमेंट जब भी हम बनाते हैं, ये इस स्टेटमेंट की मदद से हम कास्ट को फाइंड करते हैं और किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना हो, उसकी टोटल सेल्स में से हम माइनस करते हैं कास्ट ऑफ गुड को, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। एग्जांपल लेते हैं, किसी कंपनी की सेल्स है 10,000 की सेल्स है या 1 लाख की सेल्स है। ठीक है, 1 लाख की सेल्स है। ठीक है, उसकी ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 या 75,000 का उसका ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, सॉरी 75,000 की उसकी कास्ट है। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 1 लाख में से 75,000 को माइनस किया तो ये 25,000 इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। इसी 25,000 में से वो ऑपरेटिंग डिफरेंट एक्सपेंसेस को माइनस करेगा, नेट प्रॉफिट भी फाइंड करेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी आगे उसने कैलकुलेशन करनी है वो करेगा। शुक्रिया। आज के यही हमारा टॉपिक था कि कास्ट के कंसेप्ट को समझना था, प्राइम कास्ट को देखना था और कन्वर्जन कास्ट को देखना था, ग्रॉस प्रॉफिट को देखना था। ठीक है, सेल्स के हवाले से हमने बात करनी थी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बनाएंगे कि इसी फॉर्मेट को, इसी स्टेटमेंट को हम टी शेप के अंदर कैलकुलेट करना सीखेंगे
हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टी शेप के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। आज के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।